नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जनजातियों से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों का इस संदर्भ में मूल्यांकन करेंगे, देखेंगे कि उनसे जनजातियों के विकास में, जनजातियों की स्थिति परिवर्तन में, उनकी सुरक्षा में क्या लाभ मिला है, उनको इससे किस प्रकार के विकास के लाभ की प्राप्ति हुई है और साथ ही इसके पश्चात हम उनके विकास के संबंध में कुछ सुझावों पर भी चर्चा करेंगे। ये आज का वीडियो समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। आप जानते हैं कि मेरे YouTube चैनल पर समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के साथ प्रेरणात्मक प्रसंगों के और शैक्षणिक महत्व के वीडियो देखने में आते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं और वीडियो देखने के पश्चात आपके कमेंट कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर अंकित कीजिए। जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में ये जानना आवश्यक है कि इन प्रावधानों ने जनजातीय समुदायों को कितना प्रभावित किया है और इनके संबंधित जो प्रावधान थे उनकी प्रासंगिकता क्या है। वास्तव में क्या जनजातियों का संरक्षण हुआ है प्रावधानों से, उनका विकास हुआ है। जनजातीय विकास के संवैधानिक प्रावधान इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि शताब्दियों से शोषित और उपेक्षित वर्गों तक विकास के लाभ पहुंचने चाहिए और जब तक उनका विकास नहीं होगा तब तक उनके संबंध में उनके लिए विकासात्मक उपायों का हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो उनके संरक्षण और विकास के लिए उन्हें विशेष अधिकार जो प्रदान किए गए हैं उनका फलीभूत होना, उनसे लाभ प्राप्त होना जनजातियों के विकास के लिए, जनजातियों के संरक्षण के लिए बहुत आवश्यक है। संविधान में जनजातियों से संबंधित विशेष प्रावधानों का उद्देश्य उन्हें देश के अन्य नागरिकों के समकक्ष लाना है ताकि वह भी देश की विकास धारा में देश के सब नागरिकों को जो लाभ प्राप्त हो रहे हैं उनको भी प्राप्त हों। उन्हें देश की मुख्य धारा से जोड़ना और एकीकरण करना इन प्रकार के प्रावधानों का उद्देश्य है, जिससे वह जनजातीय समूह भी देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के हिस्सेदार बने, वे स्वयं उससे लाभ उठाएं और राष्ट्र के विकास में वह भी अपना योगदान दें। जनजातियों को जो संवैधानिक प्रावधानों से शिक्षा के क्षेत्र में लाभ प्राप्त हुआ है वह यह है कि उनके संबंध में जो शैक्षणिक प्रावधान किए गए उनसे जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार हुआ और इस शिक्षा के प्रसार से उनमें रूढ़ियों के प्रति, अंधविश्वासों के प्रति जो आस्था थी उसमें कमी आई, उसके प्रभाव में कमी आई और वह वर्तमान वैज्ञानिक और नवीन पद्धतियों को भी स्वीकार करने लगे हैं और इससे उनके आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक जीवन में एक प्रकार का बदलाव आया है। शिक्षा सदैव बदलाव लाती है, सोचने की प्रक्रिया को, सत्य को स्वीकार करने की प्रक्रिया को, वैज्ञानिक ढंग से सोचने की प्रक्रिया को बढ़ाती है और शिक्षा के प्रसार से जनजातीय क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति हुई है। जनजातियों में राजनीतिक भागीदारी भी संवैधानिक प्रावधानों के परिणाम स्वरूप बढ़ी है। संसद और विधानसभाओं में जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए गए। उसका परिणाम यह हुआ कि जनजाति के लोगों को संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व मिला और वह लोग जो जनजातियों के प्रतिनिधि बनकर इन स्थानों पर गए उन्होंने जनजातीय समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास किए। उन्होंने अपेक्षित मंचों पर जो उनको मंच प्राप्त हुए उस पर उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में मांग की, विकास के लिए उपायों की मांग की और इस सब से उन जनजातीय क्षेत्रों को लाभ की प्राप्ति हुई है। नए पंचायती राज अधिनियम द्वारा भी पंचायती राज संस्थाओं में जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में पद मिलने लगे हैं, वहाँ भी आरक्षण हुआ है और इस सब से जो जनजातियों में राजनीतिक नेतृत्व का उदय हुआ है, राजनीतिक भागीदारी हुई है, उस राजनीतिक भागीदारी ने जनजातियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
इस राजनीतिक नेतृत्व के परिणाम स्वरूप, इस राजनीतिक जागृति के परिणाम स्वरूप, इस राजनीतिक भागीदारी के परिणाम स्वरूप जनजातियों में एक विशेष प्रकार का सक्षम नेतृत्व का विकास हुआ है। राजनीतिक जागृति जो है, उनमें नवीन नेतृत्व को विकसित करने का आधार बनी है। आज संवैधानिक प्रावधानों के परिणाम स्वरूप राजनीतिक प्रशासन में जनजातियों का जो प्रतिनिधित्व बढ़ा है, वह उनमें राजनीतिक चेतना के विकास का माध्यम बना और इससे जो राजनीतिक नेतृत्व लगातार विकसित हो रहा है, वह जनजातियों के विकास के लिए सकारात्मक ढंग से सोचता है। आर्थिक दिशा में भी उनके व्यापक सुधार हुआ है और आर्थिक दिशा के अंतर्गत जो कुछ समय पहले तक जनजातियां खेती के मामले में स्थानांतरित खेती करती थी, पिछड़ी हुई खेती करती थी, शिकार और मामूली दस्तकारी के माध्यम से अपनी आजीविका को उपार्जित करती थी और यह आजीविका भी उनके क्षेत्र में जो रहने वाले लोग थे, वह कम दर पर उनसे खरीद लेते थे। आज शिक्षा के परिणाम स्वरूप, राजनीतिक जागृति के परिणाम स्वरूप उनकी आर्थिक दशा में व्यापक सुधार हुआ है। वे जो अपनी उत्पादित वस्तुएं हैं, वे बाजारों में बेचने लगे हैं, उनको उसके अच्छे मूल्य मिलने लगे हैं। खेती में वे वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरी का प्रचलन पूरी तरह समाप्त हो गया है। जनजातियों के सामाजिक आर्थिक शोषण में बहुत कमी आई है। बेकारी, गरीबी में बहुत कमी आई है। जिन राज्यों में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है, वहां संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार ऐसी परिषदें गठित की गई हैं जो जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा कर सकें। उन विशेष क्षेत्रों के अतिरिक्त देश के और सभी क्षेत्रों में भी जो उनका सामाजिक और आर्थिक शोषण होता था, शिक्षा, राजनीतिक जागृति, अपने अधिकारों को पहचान लेने के परिणाम स्वरूप इस सब में बहुत कमी आई है और वह अब आर्थिक रूप से भी सक्षम और समृद्ध होते जा रहे हैं। जनजातियों के परंपरागत व्यवसाय वह कर रहे हैं, परंतु इसके साथ साथ वह नवीन प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में भी भागीदार बन रहे हैं। जनजातीय समुदाय के व्यक्ति अपनी परंपरागत आर्थिक क्रियाओं के साथ व्यवसाय, नौकरी में संलग्न हैं। वे प्रशासकीय, शैक्षणिक, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, न्यायालयीन और अन्य प्रकार के सेवा कार्यों में संलग्न हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आ रहा है और आरक्षण के परिणाम स्वरूप भी जो उनके लिए पद आरक्षित हैं, उससे भी उनको पदों की प्राप्ति हो रही है और उससे भी उस क्षेत्र विशेष के लोगों की, जनजातीय समूह के लोगों की आर्थिक भागीदारी बढ़ रही है। उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आ रहा है। जनजातियों का आधुनिकता से संपर्क बढ़ रहा है, क्योंकि जनजातियों के क्षेत्रों में भी जो विकास कार्य हो रहे हैं, उन विकास कार्यों के परिणाम स्वरूप वह आधुनिकता के संपर्क में आते हैं। संवैधानिक प्रावधानों ने जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक विकास और देश की मुख्य धारा में उन्हें जोड़ने में बहुत सराहनीय कार्य किया है। जनजातीय क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों के परिणाम स्वरूप उनके यहाँ सड़क, परिवहन, टेलीविजन, मोबाइल नेटवर्क आदि का विकास हुआ है और इन सब से वहाँ आधुनिकता का विकास हो रहा है। वह आधुनिक समाज के संपर्क में है और आधुनिकता के जो लाभ हैं उन्हें मिल रहे हैं। हालांकि आधुनिकता के परिणाम स्वरूप उनकी सभ्यता और संस्कृति में थोड़ा प्रभाव नकारात्मक भी पड़ रहा है। सामाजिक भेदभाव में कमी आ रही है और उनके सामाजिक सम्मान में वृद्धि हो रही है। संवैधानिक प्रावधानों ने किसी भी प्रकार के भेदभाव को अपराध घोषित किया है। लिंग, जाति, धर्म, वंश, जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस विचार को केवल कानूनी नहीं, अब सामाजिक स्वीकृति भी प्राप्त हुई है और इसके परिणाम ये आ रहे हैं सामने कि जनजातियों के प्रति जो भेदभाव देखने में आते हैं, उसमें बहुत कमी आई है और उनके सामाजिक सम्मान में वृद्धि हो रही है। जनजातियों के विकासात्मक संवैधानिक प्रावधान और विभिन्न प्रकार की विकास योजनाओं का ये परिणाम है कि उनके यहाँ विकास से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बहुत काम हुआ है, परंतु आज भी कुछ सरकारी प्रयासों में कमी रहने के परिणाम स्वरूप, व्यवहारिकता और सच्ची लगन में कमी होने के कारण
वह पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर सके हैं। जनजातीय क्षेत्रों में अभी भी विकास के अनेक काम किए जाना बाकी है। जनजातियां शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी उतनी आगे नहीं है जितना भारतीय समाज में शिक्षा का स्तर है, और इसका परिणाम यह हो रहा है कि वह अभी भी पिछड़ेपन और अज्ञानता के कारण संविधान द्वारा उन्हें जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। विकास एवं कल्याण के लिए इनके शैक्षणिक स्तर में उन्नयन करना सबसे आवश्यक है। जनजातियों के विकास एवं कल्याण के लिए कुछ सुझाव हैं। भारत में जनजातियों की सुरक्षा, उनके अधिकार प्राप्त करने के लिए, उनके कल्याण के लिए कई नीतियां उन क्षेत्रों में विशेष रूप से लागू करने की आवश्यकता है जहां जनजातियां प्रमुखता से रहती हैं, ताकि उनको अपनी विकास योजनाओं से लाभ वहीं प्राप्त हो जहां वो हैं। उनको आप सभ्य समाज के साथ सबको लाकर विकास योजनाओं का लाभ नहीं दे सकते। विकास योजनाएं उन तक भेजना पड़ेगी। ऐसा उपाय किया भी जा रहा है, परंतु इसमें आंशिक कमी है। क्या उपाय किए जा सकते हैं? जनजातियों की संस्कृति के संरक्षण और सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण के उपाय किए जाने चाहिए। आदिवासी समुदायों की अद्वितीय संस्कृति है, उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए। पारंपरिक प्रथाओं और उनकी जो शिल्प कला है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। उनके पवित्र स्थलों और सांस्कृतिक स्थलों को संरक्षित करना चाहिए, जिससे उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। सामुदायिक सशक्तिकरण के उपाय किए जाने चाहिए। आदिवासी समुदाय को उनके जीवन और संसाधनों से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल किया जाना चाहिए। जब वह निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होंगे तो उनका विकास योजनाओं में, उस क्षेत्र की विकास योजनाओं में भागीदारी बढ़ेगी, समर्थन बढ़ेगा, और इस प्रकार के भागीदारी और समर्थन से वे स्वयं को सशक्त महसूस करेंगे, सशक्त बनेंगे। उनकी पारंपरिक जो शासन प्रणालियां और सांस्कृतिक संसाधन हैं उनको पहचान कर उन्हें भी संरक्षित किया जाना चाहिए। भूमि अधिकार स्पष्ट और निर्विवाद होने चाहिए। उनका स्वामित्व निर्विवाद होना चाहिए। स्थानीय और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आदिवासी समुदायों के पास जो भूमि है वह स्पष्ट और निर्विवाद रूप से उनके स्वामित्व में हो, कोई विवाद ना हो। भूमि हस्तांतरण से संबंधित जो मुद्दे हैं उनका समाधान किया जाना चाहिए, और अवैध भूमि अधिग्रहणों के खिलाफ जो कार्रवाई है बहुत सख्त की जानी चाहिए, क्योंकि उनकी भूमियों पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। उस अतिक्रमण को रोकने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। प्रशासन में जनजातीय मुद्दों के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़नी चाहिए। जो लोग प्रशासन में मुख्य भूमिकाओं में हैं वो यदि जनजातियों के प्रति जागरूक होंगे, जनजातियों के प्रति संवेदनशील होंगे, तो स्वाभाविक रूप से जनजातियों का उन पर विश्वास बढ़ेगा। तो सरकारी अधिकारियों, कानून प्रवर्तन करने वाली जो एजेंसियां हैं उनको, और जनसामान्य के बीच आदिवासियों के, अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक अभियान चलाया जाना चाहिए। इन समुदायों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को पहचानना चाहिए, उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उन विशिष्ट चुनौतियों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रशासन इसमें संवेदनशीलता से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एकाकी जनजातियों की सुरक्षा की जानी चाहिए। एकाकी जनजातियों से तात्पर्य है वह जनजातियां जो बहुत कम संख्या में, एकल क्षेत्र में, किसी स्थान विशेष पर ही वो केंद्रित है, तो उनके आवासों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। उनके जीवन में किसी भी प्रकार के हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने की एक सख्त नीति अपनाई जानी चाहिए। जनजातियों को विशेष प्रकार का कानूनी संरक्षण देना चाहिए। वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जो आदिवासी समुदायों की उनकी पारंपरिक भूमि पर उनके अधिकार हैं उनको मान्यता प्रदान करने के साथ साथ उनको सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए। समावेशी विकास के प्रयास करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आदिवासी क्षेत्रों में जो विकास परियोजनाएं चलाई जाएंगी उनमें स्थानीय समुदायों की पूर्ण सहमति और भागीदारी होगी।
और उसके पश्चात ही योजनाएं प्रारंभ की जाएंगी। जब ऐसा होगा तो उन योजनाओं की सफलता में उनकी सक्रिय भूमिका होगी जनजातियों की, और वह उससे लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। जो परियोजनाएं हैं उनका उद्देश्य विस्थापन और शोषण के स्थान पर जनजातियों के लिए आजीविका प्रदान करना, उनके उत्थान के प्रयास करना और उनकी संस्कृति को संरक्षित करना होना चाहिए। विकास परियोजनाओं से जो आदिवासी समुदाय प्रभावित होता है उनके पुनर्वास के उचित प्रयास होने चाहिए और उन्हें पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों में अनेक विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन विकास योजनाओं से जनजातियों की अगर सहमति हो जाए तो हमें लाभों की बहुत अधिक प्राप्ति होगी। जनजातीय समुदाय असहमत क्यों हो जाता है? वह इसलिए हो जाता है कि उसको लगता है कि उसकी भूमि ले ली जा रही है, उसका स्थान ले लिया जा रहा है और उसको पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो जो विकास योजनाएं हैं उन विकास योजनाओं से प्रभावित आदिवासी समुदायों को उचित पुनर्वास के प्रावधान करने चाहिए और उनको पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विस्थापित जनजातियों को उचित मुआवजा मिलेगा, उनके आवास की व्यवस्था होगी और इन सब परियोजनाओं का जो उद्देश्य है वो यह होगा कि उन जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। जनजातियों के क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में वृद्धि की जानी चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, केवल शिक्षा नहीं, सामान्य शिक्षा नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो उनको रोजगार दे और ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं जो उनको आसानी से उनकी पहुंच में हो और जिस पर उनका विश्वास हो, वह वहां दी जानी चाहिए। स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों पर जो देखभाल है वह बहुत पर्याप्त और अच्छे ढंग से होना चाहिए। बुनियादी ढांचे में सुधार होना चाहिए और आदिवासी समुदाय के कल्याण और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर इन्हें चलाया जाना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हम उन समुदायों का विश्वास अर्जित कर सकेंगे और इससे आदिवासियों के वास्तविक सामाजिक आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास के लाभ की प्राप्ति होगी। जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। इससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगे। इससे शोषणकारी श्रम बाजारों पर जो उनकी निर्भरता है वह कम होगी और उनके पास आजीविका के स्थायी विकल्प उपलब्ध होंगे। जनजातियां भारतीय जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग है। हमारे देश में वर्तमान तक में भी उन्हें अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और जो अभी हमने सुझावों की चर्चा की है, इन सुझावों को लागू करके उनके कल्याण के लिए व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर उनके अधिकारों की रक्षा करके समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करके उनका विश्वास अर्जित किया जा सकता है। और यदि यह विश्वास अर्जित किया जाएगा तो वह अपने आप को हमारे साथ समझेंगे। वहां विकास योजनाओं से फिर अपेक्षित लाभों की प्राप्ति हो सकेगी। हमें ऐसा वातावरण बनाने में प्रयास करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए जहां आदिवासी समुदाय स्वयं को संरक्षित, सुरक्षित महसूस करे और देश के अन्य नागरिकों के साथ वह विकास प्रक्रिया में शामिल हो, देश का भी विकास हो और विकास के लाभों की समान जो अवसर हैं, समान अधिकार हैं, उसकी आदिवासी समुदाय को भी प्राप्ति हो। आपने पूरा वीडियो देखा, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करने का आपसे पुनः अनुरोध करता हूं।